अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ़ और सिर्फ ओवरी की एनाटॉमी को स्टडी करनी है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करनी है और फिर हमने फॉलिकल्स की बात करनी है जो कि फिर ओवम यानी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट को, फिर हमने इंटरनल पार्ट को स्टडी किया था। आज हम ओवरी को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हमने फिर oogenesis को स्टडी करनी है। ठीक है, और उसके साथ ही हार्मोनल एक्शन को भी स्टडी करनी है। ठीक है, oogenesis आज भी इसमें हो जाएगा कि कैसे ओवम प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने इसमें हार्मोन्स की बात नहीं की। ठीक है, कि कौन से स्टेप में कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन से शुरू करते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इनर यानी एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल पार्ट था, एक इंटरनल पार्ट था। इंटरनल पार्ट में हमने बात की थी कि सबसे पहले विजाइना आती है, विजाइना के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद हमारे साथ यूट्रस है, यूट्रस के फर्स्ट पर वोम है, वोम से बोथ साइड पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुई हैं उनसे, जिसे हम फिमरी कहते हैं, और फिमरी के साथ ही हमने बात की थी कि ओवरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और ओवरी क्या है हमारे साथ, वो पोर्शन है जहाँ पर एक की या ओवम की या ओसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और वही से लेकर फिर हमारे साथ क्या होता है, फिमरी में आती हैं एक, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं ओवरी की बात करता हूँ कि ओवरी के जो सबसे आउटर लेयर मौजूद होती है, जिसे कवर किया होता है, दिस वन इज़ कॉल्ड क्यूबाइडल इपिथेलियम। सो आपने याद रखना है कि ओवरी की जो एक्सटर्नल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबाइडल इपिथेलियम कहते हैं, या कुछ बुक्स में जर्मिनल इपिथेलियम भी लिखा है। ठीक है, तो आपने दोनों अपने साथ याद रखने हैं, क्योंकि फिर MCQs में आपको याद होएगा। ठीक है, तो आपने जर्मिनल इपिथेलियम का वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, ओके। इनसाइड पर इनर रीजन में फिर दो रीजन हैं, ये तो एक्सटर्नल लेयर की बात हो गई। इनर रीजन में दो रीजन हैं, एक को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे को हम मिडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स इनर रीजन का थोड़ा सा जो बाहर की तरफ जो पोर्शन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें हमारे साथ ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होती हैं, और मिडुला वो रीजन है जहाँ पर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर ये अटैच होती हैं ओवरी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लेगामेंट्स कहते हैं। लास्ट लेक्चर आप पढ़ लें, आप उसे देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यह जहाँ पर अटैच्ड होती हैं तो वो उसमें फिर हमारे साथ एक लार्ज लेगामेंट थी। ठीक है, जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच होती हैं, यानी फीमेल के अंदर जो अटैचमेंट होती हैं तो उसे हमने लार्ज लिगामेंट की बात की थी, और यहाँ पर जो ओवरी की अटैचमेंट होती है तो उसे हम ओवेरियन लेगामेंट्स कहते हैं। उसी ओवेरियन लेगामेंट्स में हमारे साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आर्टरीज भी होती हैं और वीन्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरी में जो आर्टरीज और वीन्स हैं उसे हमने ओवेरियन आर्टरीज और ओवेरियन वीन्स का नाम दिया था, और यूट्रस में जो है तो उसे हमने यूट्रस के ओवेरियन यूट्रस आर्टरीज और यूट्रस वीन्स की बात की थी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर टू फेजेस आती हैं ओव्यूलेशन तक। एक को हम प्री एंट्रल फेज कहते हैं और दूसरे को हम एंट्रल फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ओव्यूलेशन होती है। ओके, सबसे पहले हम प्री मोडियल फॉलिकल्स की बात करते हैं। तो प्री मोडियल सेल्स कब बनते हैं, जब एक बच्चा यानी माँ के पेट में होता है, यानी फीटल डेवलपमेंट होती है तकरीबन 6 to 9 मंथ्स। ठीक है, इसी के दरमियान 6 to 9 मंथ्स के दरमियान जब वहाँ पर ओवरी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर यहाँ 60 to 80,000 प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रीमोडियल फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के बाद वो डेवलप होती रहती हैं। ठीक है, उसमें और स्ट्रक्चर्स आती हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स बना लेती हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद हमारे साथ सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, और इसके दरमियान जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो प्राइमरी फॉलिकल्स से चेंज होती हैं। ठीक है, सो यहाँ तक है ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स, यहाँ तक जितनी डेवलपमेंट है इसे हम प्री एंट्रल फेज कहते हैं। तो आपने इस फेज को याद रखना है, ये फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इससे प्री ओवुलेटरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, यानी
मैच्योरेशन से पहले इसे हम कह सकते हैं, या इसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं, ठीक है, या मैच्योर फॉलिकल भी कह सकते हैं, यानी अभी तक ओव्यूलेशन नहीं होती, इसलिए हम इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं या प्री ओव्यूलेटरी रीजन भी कहते हैं, यानी ओव्यूलेशन अभी तक नहीं हुई है। तो ये याद रखना है आपने कि oocyte की फॉर्मेशन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड में होती है, ठीक है। जब 20 वीक ऑफ गेस्टेशन हो जाती है तो वहाँ पर प्राइमरी oocytes बन जाते हैं, ठीक है, और oocyte डेवलप्ड हो जाती हैं, यहाँ पर एक अरेस्ट फॉर्म में आ जाती हैं। oocyte डेवलप हुई होती हैं लेकिन उसको अभी तक इजाज़त नहीं होती कि वो बाहर जा सके, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हो पाती, नहीं हुई होती, और ना हम कह सकते हैं कि अभी तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आती। जब तक प्यूबर्टी नहीं होती वो यहाँ पर एक अरेस्ट फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो आप ये याद रखना है कि यहाँ पर जितनी भी ये सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स बनती हैं तो ये बेबी के यानी जो अभी तक जो बच्ची है वो माँ के पेट में है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बन रही हैं। मिलियन ऑफ एग्स यहाँ पर यानी मिलियन ऑफ, हम इस तरह कह सकते हैं कि तकरीबन मिलियन ऑफ 1 मिलियन oocytes बन जाते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम टू टाइम उसकी में डीजनरेशन होती है, और तकरीबन जब प्यूबर्टी आ जाती है तो 1 मिलियन का 25% सिर्फ हमारे साथ रह चुके होते हैं oocytes, ठीक है। इन इतने सारे जो जितनी भी फॉलिकल्स होती है वो डीनेचर हो जाती हैं। किस लिए? क्योंकि उन लोगों ने हार्मोन्स की सिक्रीशन भी करनी होती है, सो दैट्स वाई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा की डीजनरेशन हो जाती है और 25% जो हमारे साथ रह जाते हैं तो वो उसके बाद जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती हैं या थ्रू आउट जितनी उसकी लाइफ होती है उसमें वो यूज़ होती रहती हैं। और याद रखना है आपने कि यहाँ से जितनी भी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं उससे एक ही एग मैच्योर होती है और एक ही एग की ओव्यूलेशन होती है और उससे oocyte बन जाती है। ओके, सो यहाँ से टर्शियरी फॉलिकल से प्री ओव्यूलेटरी या मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल, आपने तीनों नाम याद रखने हैं। प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल भी इसे हम कह सकते हैं, मैच्योर फॉलिकल भी इसे हम कह सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस फेज इज कॉल्ड प्री एंट्रल फेज एंड दिस वन इज कॉल्ड एंट्रल फेज। प्री एंट्रल यानी एंट्रल से पहले वाला। अगर हम ग्राफियन फॉलिकल को देख लें, इसकी एनाटॉमी को देख लें, तो इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसे हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं, थीका मेम्ब्रेन को कहते हैं, और थीका एक्सटर्ना के इनर जो मेम्ब्रेन है उसे हम थीका इंटरना कहते हैं। थीका इंटरना के अंदर जो हमारे साथ मेम्ब्रेन बनी होती है उसे हम मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसी के अंदर हमारे साथ क्या मौजूद होती हैं? oocyte मौजूद होती हैं, और oocyte का एक जो पोर्शन है उसे हम जोना पिलूसिडा कहते हैं, एंड द अनदर वन जो उसके साथ उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, उसके साथ जो एरिया है उसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हमारे साथ ओव्यूलेशन होती है यानी फीमेल ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, प्यूबर्टी आ गई है और एक की रिलीज़ हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे साथ जितनी भी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है, कोरोना रेडिएटा के ज़रिए से कोरोना रेडिएटा इसको पुश करती है और ये दोनों की ब्रस्टिंग हो जाती है और oocyte इससे बाहर निकल आता है। और oocyte जैसे ही बाहर निकल आता है तो फेमरी के ज़रिए, यानी यहाँ से जितनी भी हमारे साथ पेरिस्टालिसिस के ज़रिए से जो मूवमेंट होती है वो वहाँ पर चली जाती है ट्यूब में, ठीक है, और वहाँ से स्पर्म की वेट करती है। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर नहीं आया तो वो फिर रिलीज़ हो जाती है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से जो पोर्शन रह गया है, ठीक है, यहाँ थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, तो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं जिसे फिर हम कार्पस लूटियम कहते हैं। अब याद रखना है बेटा कि यहाँ से जितनी भी इसकी जो पोर्शन है यानी जो स्टेप है, इन स्टेप में डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीशन होती हैं, ठीक है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LSH हार्मोन है। इसको हमने इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर है उसमें डिटेल से स्टडी करना है। जस्ट आप आज इस साइकिल को समझ लें और स्ट्रक्चर को समझ लें, ठीक है। ओके, ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन से हमारे साथ एक कार्पस लूटियम बन गई है, ठीक है, जो कि हमारे साथ थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना और कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो ओव्यूलेशन हो जाती है तो इन मेम्ब्रेन्स की जो नेम है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इनको हम अब हम क्या कहते हैं, टोटल स्ट्रक्चर इस कार्पस लूटियम, ठीक है, लेकिन इस कार्पस लूटियम का जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है इसे हम थीका लूटीन कहते हैं, ठीक है, एंड द इंटरनल वन इज कॉल्ड ग्रेनुलोसा लूटीन। अब दोनों के नेम चेंज हो गए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यही कार्पस लूटियम
दोबारा डीजेनरेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो गया है। तो ये कार्पस एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और इसकी डीजेनरेशन हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट हम कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारे साथ ब्लड वेसल्स हैं वो एक तो ब्लड सप्लाई भी कर रही होती हैं, और दूसरा यहाँ से जितनी भी हार्मोनल सिक्रीशन होती हैं तो इसके डायरेक्टली कनेक्शन होती है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, या हम कहते हैं कि ब्रेन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। उस अटैचमेंट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ जो एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड कुबाइडल एपिथेलियम, या हमने दूसरा नाम उसके लिए यूज़ किया जर्मिनल एपिथेलियम। इनर आउटर लेयर, इनर लेकिन आउटर रीजन जो है इसका कॉर्टेक्स है, और इनर रीजन जो है उसको हम मेडुला कहते हैं। इसके साथ ही हम बात यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा oocyte के बारे में, कि तकरीबन एक फ़ीमेल की जब बर्थ हो जाती है, यानी बेबी जब पैदाइश उसकी होती है, तो तकरीबन उसमें 1 मिलियन oocytes होते हैं। कितनी? 1 मिलियन oocytes होते हैं। लेकिन याद रखना कि उसके बाद हमारे साथ एक फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और यही 1 मिलियन जितनी भी आपके साथ oocytes बनी होती हैं इसकी डीजेनरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है, उसकी नंबर ऑफ एग जितनी भी होती हैं वो कम होती जाती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। और जब तक उसकी प्यूबर्टी पहुंचती है या वो बालिग होती है, ठीक है, जब उसके लाइफ चेंज होती है, तकरीबन प्यूबर्टी में उसके 25% एग्स कम हो जाती हैं, यानी oocytes कम हो जाती हैं, जिसे हम इंशाल्लाह फिर वो जब 25 कम हो जाती हैं तो फिर उसे हम मेनोफाज कहते हैं, यानी उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद वो फिर उसकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एग्स की जो नंबर होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से आपके साथ जो 25% एग्स रहती हैं वो तकरीबन 300,000 के करीब होती हैं, और अगर आप देख लें तो 1 मिलियन oocytes थी, ठीक है, तो इसका 25% आपके साथ 300,000 तक आ जाती हैं। तो यह था हमारा आज का एनाटॉमी ऑफ ओवरी का, कि एनाटॉमी ऑफ ओवरी में हमने बात की, लेयर्स की बात की, ठीक है, फिर उसमें हमने थोड़ी सी oogenesis को टच किया, ठीक है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हमने oogenesis को पढ़ना है डिटेल के साथ, और इसके एक एक सेल्स यानी जर्म सेल्स जितनी भी हैं कि प्रीमोडियल फॉलिकल सेल्स किस लिए बनती हैं, या इनका काम तो हार्मोन सिक्रीशन भी है ना, तो वो कौन से हार्मोन कौन कौन से स्टेप में सिक्रीट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का में भी 3rd पार्ट है, और एनाटॉमी थी ओवरी की। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कहीं भी मुश्किलात है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।